Hello everyone, I am Neeraj Kumar Kathal and you are watching For Nurses Preparation YouTube channel. आज है 30 मार्च 2021 और आज के दिन हम नर्सिंग इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो अपकमिंग एम्स नॉरसेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। Our first question is, which is predisposing condition for the occurrence of rheumatic fever in children? बच्चों में rheumatic fever निम्न में से किस कंडीशन के कारण हो सकता है? ऑप्शन ए pharyngitis, ऑप्शन बी otitis media, ऑप्शन सी rhinitis, ऑप्शन डी chondritis। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज फेरेंजाइटिस। यदि बच्चे में फेरेंजाइटिस कंडीशन है तो उसकी वजह से रूमेटिक फीवर हो सकता है। फेरेंजाइटिस सिंपली इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स ड्यू टू द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण फेरिंग्स वाले पार्ट में सूजन आ जाना फेरेंजाइटिस कहलाती है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को जानते हैं जिससे ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। Rheumatic fever is an inflammatory disease that can develop when strep throat or scarlet fever is not properly treated। यदि बच्चे के अंदर स्ट्रेप थ्रॉट या फिर स्कारलेट फीवर इन दोनों में से कोई कंडीशन हो जाए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो बच्चे में ये कंडीशन रूमेटिक फीवर को डेवलप कर सकती हैं। स्ट्रेप थ्रॉट एंड स्कारलेट फीवर आर कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन विथ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप थ्रॉट हो या फिर स्कारलेट फीवर, दोनों ही कंडीशन मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से हो सकती है। एग्जाम में आपको इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, स्कारलेट फीवर या स्ट्रेप थ्रॉट का मुख्य कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो आपको बताना है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि रूमेटिक फीवर कॉज करने वाला मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया भी है। अब जानते हैं रूमेटिक फीवर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, सिम्टम्स होते हैं। Rheumatic fever causes inflammation especially of the heart, blood vessel and joints. Symptoms include fever and painful tender joints. Rheumatic fever मुख्य रूप से बच्चे की हार्ट, ब्लड वेसल और जॉइंट्स को प्रभावित करता है। इस सिचुएशन में जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उनमें मुख्य रूप से फीवर, पेनफुल जॉइंट्स और इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स, ये मुख्य सिम्टम्स रूमेटिक फीवर में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी इन अ फुल टर्म इन्फेंट इज अबाउट। एक फुल टर्म इन्फेंट में प्रतिदिन कितना विटामिन सी देना आवश्यक है? 30 mg पर डे, 50 mg पर डे, 40 mg पर डे या फिर 80 mg पर डे। विटामिन सी को आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। विटामिन सी हमारे बॉडी के अंदर घावों को भरने के लिए आवश्यक माना जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में मुख्य रूप से पाया जाता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 40 mg पर डे। Let's see the explanation. Each day 0 to 6 months of age child need 40 milligrams or mg vitamin C per day and the children between 6 to 12 months of age need 50 mg per day। यदि हम बात करें तो 0 से 6 माह की उम्र तक बच्चे को 40 mg पर डे विटामिन सी चाहिए होता है, जबकि 6 से 12 महीने के बच्चे को 50 mg पर डे विटामिन सी आवश्यक होता है।
क्वेश्चन नंबर 3, ब्लड क्लॉट फ्लोटिंग इन सर्कुलेशन ब्लड इज। हमारे सर्कुलेशन में, सर्कुलेटरी सिस्टम में यदि कोई ब्लड क्लॉट फ्लो कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो इसे आप किस नाम से जानेंगे? एम्बोलाई, थ्रोम्बस, प्लेक या फिर एन्यूरिज्म। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। The right answer is option A, emboli. Let's see the explanation. A blood clot that adheres the wall of the blood vessel called thrombus. Simply इसे हम समझते हैं, यदि मान लीजिए ये आपकी बीवी है यानी ब्लड वेसल है और इसमें कोई आपका ब्लड बह रहा है। अब मान लीजिए वापस से ड्रॉ कर देते हैं, ये आपकी बीवी है, ब्लड वेसल है और इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है और ये मान लीजिए एक क्लॉट है, इस जगह पर ये क्लॉट है जो ब्लड वेसल से चिपका हुआ है, एडियर हुआ है। तो ये इस प्रकार का क्लॉट, ऐसा ब्लड क्लॉट, ऐसा रक्त का थक्का जो कि ब्लड वेसल में एक जगह जाकर चिपका हुआ है, रुका हुआ है, इसको तो आप कहेंगे थ्रोम्बस। इसको आप कहेंगे थ्रोम्बस। थ्रोम्बस इज अ टाइप ऑफ ब्लड क्लॉट दैट इज अटैच्ड टू द ब्लड वेसल्स वॉल। सिंपली याद रखिएगा, टी से थ्रोम्बस, टी से ठहरा हुआ। यदि ब्लड क्लॉट ठहरा हुआ है तो आप इसे थ्रोम्बस कहेंगे। अब बात करते हैं एम्बोलाई की। एम्बोलाई में क्या होता है, ये मान लीजिए आपकी ब्लड वेसल है और ये ब्लड फ्लो हो रहा है एक ही डायरेक्शन के अंदर। अब इसी ब्लड के साथ साथ क्लॉट भी आगे से आगे मूव करता रहता है, रुका हुआ नहीं है, ब्लड के साथ साथ चल रहा है। तो ऐसे ब्लड क्लॉट को आप एम्बोलाई कहेंगे। ब्लड वेसल में ब्लड के साथ बह रहे ब्लड क्लॉट को आप एम्बोलाई का नाम देंगे। एम्बोलाई इज अ टाइप ऑफ क्लॉट दैट इज फ्लोइंग with the blood, and thrombus is a type of blood clot that is attached to the wall of blood vessel. I hope अब इस चीज को आप कभी भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट ऑफ IDSP लोकेटेड? IDSP का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम का सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं NCDC में, ऑप्शन बी ICMR में, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, या फिर ऑप्शन डी एम्स में। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, NCDC में। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम का सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट NCDC में स्थित है। NCDC का पूरा नाम है नेशनल सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, और ये आपके दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आइए पहले एक्सप्लेनेशन के साथ ही इसे देख लेते हैं। अ सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट मीन्स CSU of integrated disease surveillance program at Delhi under National Center Disease Control। सिंपली याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम चल रहा है देश के अंदर और इसकी केंद्रीय सर्विलेंस इकाई सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और दिल्ली में ये नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अंतर्गत आती है। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम में स्टेट सर्विलेंस यूनिट्स जो होती हैं वो सभी स्टेट्स के हेडक्वार्टर्स पर स्थित रहती हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद रहती हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में मौजूद रहती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम एक प्रोग्राम है जो नेशनल लेवल पर चलता है। इसकी सेंट्रल सर्विलेंस जो यूनिट है वो दिल्ली में स्थित है और ये अंडर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल आती है। और इसी प्रोग्राम के तहत स्टेट सर्विलेंस यूनिट्स जो हैं
सभी स्टेट के हेडक्वार्टर्स पर स्थित है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्थित डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट सभी डिस्ट्रिक्ट मुख्यालयों पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्लड टेस्ट टू बी मॉनिटर्ड इन पेशेंट रिसीविंग ओरल एंटीकोगुलेंट्स। किसी पेशेंट को आप एंटीकोगुलेंट दे रहे हैं, ओरल एंटीकोगुलेंट दे रहे हैं, तो नीचे बताए गए टेस्ट में से कौन सा टेस्ट उसका आप करवाएंगे? ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ऑप्शन बी एपीटीटी, ऑप्शन सी प्लेटलेट या फिर डब्ल्यूबीसी काउंट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और होपफुली एम्स नॉरसेट 2021 में पूछे जाने की संभावना भी है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। यदि किसी पर्सन में आप ओरल एंटीकोगुलेंट्स दे रहे हैं, यानी वारफेरिन दे रहे हैं, काउमेडिन दे रहे हैं, तो उस पर्सन के अंदर आपको प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली पीटी है क्या, इसे भी जान लेते हैं। पीटी यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इट इज़ अ ब्लड टेस्ट दैट मेजर्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स ब्लड टू क्लॉट। प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक ब्लड टेस्ट है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक ब्लड टेस्ट है जिसके द्वारा हम इस ब्लड क्लॉट बनने में कितना समय लगा इस चीज़ को चेक करते हैं। ब्लड क्लॉट निर्माण में कितना टाइम लगा इस चीज़ को चेक करने के लिए हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम या पीटी टेस्ट करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द नर्स इज परफॉर्मिंग पिन साइट केयर ऑन अ क्लाइंट इन स्केलेटल ट्रैक्शन। एक क्लाइंट जिसमें स्केलेटल ट्रैक्शन लगा हुआ है, आप एज अ नर्स उसकी पिन केयर करने जाते हैं। Which normal finding should the nurse expect to note when assessing the pin site? आपको केयर के दौरान नीचे बताए गए ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग मिलती है तो आप कहेंगे कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपके ऑप्शंस हैं लूज पिन साइट्स, जिन जगहों पर ट्रैक्शन में पिन लगी हुई हैं वो पिन लूज हो गई हों, या फिर क्लियर ड्रेनेज फ्रॉम द पिन साइट, पिन साइट से क्लियर ड्रेनेज निकल रहा हो, या फिर प्रूलेंट ड्रेनेज फ्रॉम द पिन साइट, पिन साइट से बदबूदार ड्रेनेज निकल रहा हो, या फिर रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द पिन साइट, पिन साइट के आसपास रेडनेस और स्वेलिंग का मौजूद होना। इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग नॉर्मल मानी जाएगी आपके अनुसार? The right answer of this question is option 2, that is clear drainage from the pin site. ट्रैक्शन की केयर करते समय, स्केलेटल ट्रैक्शन की केयर करते समय पिन साइट से यदि हल्का ड्रेनेज, क्लियर ड्रेनेज निकलता है तो ये फाइंडिंग बिल्कुल नॉर्मल मानी जाएगी। आइए इसके रैशनल को देख लेते हैं। A small amount of clear drainage may be expected after cleaning and removing crust around the pin site of skeletal traction. स्केलेटल ट्रैक्शन के पिन साइट के आसपास से जब आप क्लीनिंग करेंगे, क्रस्ट निकालेंगे, हल्का प्रेशर भी पड़ेगा, इस समय उस साइड से, पिन साइट से यदि क्लियर ड्रेनेज निकलता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल फाइंडिंग मानी जाएगी। पिन शुड नॉट बी लूजन। इफ दिस is noted, the healthcare provider should be notified. ट्रैक्शन की पिन्स बिल्कुल भी लूज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, आपको दिखता है, तो आप तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। प्रूलेंट ड्रेनेज एंड रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द पिन साइट में इंडिकेटिव ऑफ इन्फेक्शन। यदि पिन साइट पर या किसी भी व्यक्ति में जिस स्थान पर घाव होता है उसके आसपास के एरिया में सूजन है, रेडनेस है, दर्द है, वॉर्म है, तो आप कहेंगे ये सभी साइन इन्फेक्शन को बताते हैं और इस चीज़ में हमें अलर्ट रहना चाहिए। स्केलेटल ट्रैक्शन इज अप्लाइड मैकेनिकली टू द बोन विथ पिन्स, वायर, टंग्स। बिकॉज स्किन इंटीग्रिटी इज डिसरप्टेड, द क्लाइंट इज एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन।
स्केलेटल ट्रैक्शन जो होता है वो पर्सन की बोन से कनेक्टेड रहता है, बोन्स में लगाया जाता है पिन, वायर, टंग्स की सहायता से, और इस दौरान जो इंटीग्रिटी ऑफ स्किन है वो डिसरप्टेड हो जाती है, यानी स्किन की कंटिन्यूटी में ब्रेक डाउन हो जाता है। इस वजह से चांसेस होते हैं कि पेशेंट में इन्फेक्शन हो जाए। तो हमें उस जगह पर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है और इफ़ेक्टिव केयर प्रोवाइड करनी है टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7. A client admitted to the acute care unit. Initial laboratory values reveal serum sodium of 170 MEq per L. What behavior changes should most common for this patient? एक पेशेंट जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उसका सीरम सोडियम लेवल जो है 170 MEq पर L है। इस क्लाइंट में नीचे बताए गए ऑप्शंस में से कौन सा बिहेवियर देखने को मिलेगा? एंगर, मैनिया, डिप्रेशन, साइकोसिस। इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, मेनिया। हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में सीरम सोडियम लेवल 135 से 145 MEq पर L के बीच होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार क्लाइंट का जो लेवल है वो 170 MEq पर L हो गया है। तो इस सिचुएशन में सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ है, और सोडियम का लेवल जब भी बढ़ता है पेशेंट में, इस सिचुएशन को आप हाइपरनेट्रीमिया के नाम से जानते हैं, और पर्सन में इस सिचुएशन की वजह से मेनिया लाइक सिम्टम्स अराइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. विच फाइंडिंग इंडिकेट कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ HIV/AIDS? HIV/AIDS का कंफर्म डायग्नोसिस किस फाइंडिंग द्वारा आप कह सकते हैं? When CD4 count less than 1000 cells per mm³, यदि CD4 सेल की संख्या 1000 सेल्स पर mm³ से कम हो जाए, या फिर CD4 सेल्स 600 सेल्स पर mm³ से कम हो जाएं, या फिर CD4 सेल 200 से कम हो जाएं, या फिर CD4 सेल 400 सेल्स पर mm³ से कम हो जाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HIV/AIDS से कंफर्म डायग्नोसिस। The right answer of this question is option C, that is when CD4 count less than 200 cells per mm³ known as HIV/AIDS। यदि किसी पर्सन में CD4 सेल काउंट 200 सेल्स पर mm³ से कम हो जाए तो ये कंफर्म दर्शाता है कि पर्सन को HIV/AIDS हो गया है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है। इसमें पर्सन की इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस पर्सन को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इम्पॉर्टेंट। सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर हाइड्रोसिफेलिस इज। हाइड्रोसिफेलिस कंडीशन में सर्जिकल इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट कौन सा इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए बीटी शंट, ऑप्शन बी ग्लैन शंट, ऑप्शन सी बाई डायरेक्शनल शंट, या फिर ऑप्शन डी वीपी शंट। हाइड्रोसिफेलिस कंडीशन के ट्रीटमेंट में आप कौन सा शंट का इस्तेमाल करेंगे? The correct answer of this question is option D, that is VP shunt। हाइड्रोसिफेलिस कंडीशन में एज अ ट्रीटमेंट सर्जिकल इंटरवेंशन के रूप में हम VP शंट का इस्तेमाल करेंगे। आइए इसके बारे में जानते हैं। VP शंट का पूरा नाम होता है वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट। वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट, it is a medical device that relieves pressure on brain caused by fluid accumulation। यदि किसी पर्सन के ब्रेन में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाए तो इस
सिचुएशन को ट्रीट करने हेतु हम वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट का इस्तेमाल करते हैं। वीपी शंटिंग इज अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट प्राइमरीली ट्रीट्स द कंडीशन कॉल्ड हाइड्रोसिफेलस। वीपी शंटिंग प्रोसीजर के द्वारा हम हाइड्रोसिफेलिस नामक कंडीशन को ट्रीट करते हैं। दिस कंडीशन occurs when excess cerebrospinal fluid collects in the brain's ventricles। यदि ब्रेन की वेंट्रिकल्स में अत्यधिक मात्रा में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF इकट्ठा हो जाए तो इस सिचुएशन को हम हाइड्रोसिफेलिस के नाम से जानते हैं और इसी के ट्रीटमेंट में हम वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट का इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बीटी शंट और ग्लेन शंट दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। बीटी शंट का पूरा नाम है ब्लैलॉक थॉमस टॉसिंग शंट। ब्लैलॉक थॉमस टॉसिंग शंट। इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर used to increase blood flow to the lungs in some form of congenital heart diseases। नवजात शिशु जिनमें कंजनाइटल हार्ट डिजीज़ या जन्मजात हार्ट डिजीज़ पाए जाते हैं उनके फेफड़ों में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए बीटी शंट का इस्तेमाल किया जाता है। दिस कंडीशन इन विच अ चाइल्ड इज बोर्न विथ एन एबनॉर्मल हार्ट इंक्लूड pulmonary atraxia and tetralogy of Fallot are common cause of blue baby syndrome। आपसे पूछा जा सकता है कि बीटी शंट मुख्य रूप से किन डिजीज कंडीशन के ट्रीटमेंट हेतु उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे पल्मोनरी एट्रेसिया और टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। इन दोनों ही कंडीशन के ट्रीटमेंट में हम ब्लैलॉक थॉमस टॉसिंग शंट या बीटी शंट का इस्तेमाल करते हैं और टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट एंड पल्मोनरी एट्रेसिया ब्लू बेबी सिंड्रोम के इम्पॉर्टेंट कारण भी हैं। अब हम बात करते हैं ग्लेन शंट की। अ सर्जिकल ऑपरेशन फॉर चिल्ड्रन born with cyanotic heart disease in which large vein, that is superior vena cava, is connected to the right pulmonary artery so that blood bypasses the malformed right chamber of the heart and is shunted directly to the lungs to be oxygenated। सिंपली हम बात करें तो ऐसे बच्चे जिनमें साइनोटिक हार्ट डिजीज़ मौजूद है यानी ब्लू बेबीज़ डिजीज़ मौजूद है, उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट के रूप में हम ग्लेन शंट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम हार्ट के एक हिस्से को बाईपास कर देते हैं यानी कि ब्लड हार्ट के एक हिस्से में ना जाकर डायरेक्टली ही बाहर से बाहर मूव करता है। आइए इसको एक डायग्राम से समझते हैं, ये और क्लियर हो जाएगा आपको। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, ये मान लीजिए आपका हार्ट है, ये इसके अपर चैम्बर्स एट्रिया हैं और ये लोअर चैम्बर्स हैं वेंट्रिकल्स। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में सुपीरियर वेना कावा पूरी बॉडी से, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा पूरी बॉडी से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आती हैं। राइट एट्रियम से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेकर लंग्स में पहुंचाती हैं, जहां पर ये ऑक्सीजनेटेड होता है, प्यूरिफाई होता है और फिर पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में इसे लाया जाता है। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल कंडीशन की, या ऐसे बच्चे जिनमें साइनोटिक हार्ट डिजीज़ मौजूद है, उनका जो हार्ट होता है उन एनाटॉमिकली स्ट्रक्चरली प्रॉपर फंक्शनेबल नहीं होता है, तो उन बच्चों में हम ग्लेन शंट लगाते हैं। हम ग्लेन शंट में क्या करते हैं, जो ये सुपीरियर वेना कावा आ रही है इसको हार्ट के इस हिस्से से काट कर डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरी से जोड़ देते हैं, एनास्टोमोसिस कर देते हैं। अब जो ब्लड है उसका पाथ क्या हो गया, अब देखिए जो ब्लड सुपीरियर वेना कावा पहले हार्ट तक लेकर जा रही थी, इस एनास्टोमोसिस को करने के बाद, इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद में सुपीरियर वेना कावा द्वारा ब्लड जो लाया जा रहा है डायरेक्टली हार्ट में ना जाकर
पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और पल्मोनरी आर्टरी इसको फेफड़ों में पहुंचाती है और फेफड़ों से ये ब्लड प्यूरिफाई होकर ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा दिया जाता है। ये जो शंट यहाँ ग्रीन कलर का हमने लगाया है इसे ही हम ग्लेन शंट के नाम से जानते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे ग्लेन शंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। A nurse is teaching staff members about legal terminology used in child abuse. एक नर्स के द्वारा अदर स्टाफ मेंबर्स को चाइल्ड अब्यूज से संबंधित लीगल टर्मिनोलॉजी की जानकारी दी जा रही है। What definition of battery should the nurse include in teaching? इस टीचिंग के दौरान नर्स के द्वारा अदर स्टाफ मेंबर्स को बैटरी की क्या डेफिनेशन बताई जाएगी। आपको सिंपली बताना है कि नीचे बताए गए ऑप्शंस में से बैटरी को सही परिभाषित करने वाला ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1, मैलिग्निंग अ पर्सन्स कैरेक्टर वाइल थ्रेटनिंग टू डू बॉडीली हार्म। किसी भी पर्सन को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हुए उसके कैरेक्टर को बताना। ऑप्शन 2, लीगल रॉन्ग कमिटेड बाय वन पर्सन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। किसी अन्य की प्रॉपर्टी पर लीगल गलत एक्शन कमिट करना। या फिर ऑप्शन 3, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन के किसी अन्य पर्सन पर फोर्स अप्लाई करना, बल प्रयोग करना। या फिर ऑप्शन 4, बिहेविंग इन अ वे दैट रीजनेबल पर्सन विद द सेम एजुकेशन वुड नॉट। इस प्रकार से बिहेव करना कि समान शिक्षा वाला व्यक्ति उचित दावेदार व्यक्ति नहीं होगा। What is the correct option? The right answer of this question is option 3, the application of force to another person without lawful justification. बिना किसी उद्देश्य के अनावश्यक रूप से किसी भी व्यक्ति पर फोर्स अप्लाई करना, टच करना बैटरी कहलाता है। बैटरी means touching in an offensive manner or actually injuring another person. बैटरी को यदि हम साधारण शब्दों में समझना चाहें तो किसी भी व्यक्ति को ऑफेंसिव मैनर में यानी बिना किसी उचित कारण के अनुचित रूप से गलत तरीके से टच करना या फिर यूं कहें कि इंजरी पहुंचाना बैटरी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन इज गिवन टू susceptible immediately after exposure contacts. Here diphtheria antitoxin is exposure संपर्कों के तुरंत बाद डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन अति संवेदनशील व्यक्ति को दिया जाता है। यहाँ पर डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन क्या है? डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन एक टॉक्सॉइड है, एक एंटीसीरा है, एक किल्ड वैक्सीन है या फिर एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। The right answer of this question is option B. It is a anti-sera. डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन एक एंटीसीरा है। एंटीसीरम means a serum that contains antibodies for specific antigen. एंटीसीरम जब कहीं भी आप वर्ड को इस्तेमाल करें या सुने, इसका मतलब है एंटीसीरम एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मौजूद हैं। किसी एक बीमारी के एंटीजन के विपरीत उसके ट्रीटमेंट में काम आने वाले एंटीबॉडीज़ की मौजूदगी जिस जगह होती है उसे आप एंटीसीरम के नाम से जानते हैं। अब एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एनी कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टॉक्सिन सच एज
those that diphtheria or toxins called antitoxin, ऐसे एंटीबॉडीज जो कि किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन जैसे कि डिप्थीरिया या टिटनेस आदि को न्यूट्रलाइज करने की पावर रखते हों, एंटीटॉक्सिन्स कहलाते हैं। एंटीटॉक्सिन्स आर यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्टिक एंड थेराप्यूटिक पर्पसेस। एंटीटॉक्सिन्स का इस्तेमाल प्रोफाइलैक्टिक और थेराप्यूटिक पर्पस में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 शेड्यूल 2 डिस्क्राइब। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का शेड्यूल 2 क्या डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए, बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज एंड देयर सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑप्शंस। इस शेड्यूल 2 के अनुसार बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी, सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल के ऑप्शंस को बताया जाता है, या फिर ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ऑप्शन सी, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज एंड कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज, निर्धारित प्राधिकारी और संबंधित कर्तव्यों की सूची, या फिर लेबल फॉर बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर और बैग्स, लेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग बायोमेडिकल वेस्ट बैग्स और कंटेनर्स। शेड्यूल 2 बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर और बैग्स के कलर्स को बताता है, लेबल को बताता है, या फिर ट्रांसपोर्टिंग बायोमेडिकल वेस्ट बैग और कंटेनर्स के लेबल की जानकारी देता है। Choose the answer wisely. Important. The correct answer is option B, standards for treatment and disposal of biomedical waste. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का शेड्यूल 2 स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट को बताता है, डिस्क्राइब करता है। In Schedule 2 of Biomedical Rule 1998, biomedical waste has been categorized according to the four color codes, types of container, waste category and treatment options. Biomedical waste rules 1998 के शेड्यूल 2 के अनुसार कलर कोड, टाइप ऑफ कंटेनर, वेस्ट कैटेगरी, ट्रीटमेंट ऑप्शंस आदि को बताया गया था। द शेड्यूल 2 ऑफ बायोमेडिकल रूल 2016 एनलिस्ट द स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूडिंग प्लाज्मा, पायरोलाइसिस एंड ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। शेड्यूल 2 BMW रूल 2016 के अंतर्गत स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट को बताया गया। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिपरेशन ऑफ चॉइस फॉर अ पेशेंट हु हैज बीन एडमिटेड इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट with an open contaminated injury and no recent history of tetanus immunization। एक व्यक्ति जिसे कि एमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है, उसमें ओपन कंटेमिनेटेड इंजरी है और उसने रिसेंटली टिटनेस इम्यूनाइजेशन भी नहीं कराया है। ऐसी सिचुएशन में प्रिपरेशन ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट क्या होगा? DTP वैक्सीन, टिटनेस टॉक्साइड, टिटनेस एंटीटॉक्सिन, टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन। The right answer of this question is option C, टिटनेस एंटीटॉक्सिन। पर्सन में टिटनेस का इंजेक्शन रिसेंटली नहीं लगा है, ओपन कंटेमिनेटेड इंजरी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप टिटनेस एंटीटॉक्सिन लगाना उचित समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ अ न्यूबॉर्न इज। किसी न्यूबॉर्न बेबी की टोटल लंग कैपेसिटी कितनी मानी जाती है?
ऑप्शन ए 150 ml, ऑप्शन बी 90 ml, ऑप्शन सी 180 ml, ऑप्शन डी 200 ml. The right answer is option A 150 ml. Total lung capacity of a newborn baby is 150 ml. 150 ml. Important question है. Question number 15. Immunity develops. Immunity कब develop होती है? Option A when antibodies are present. जब हमारे शरीर में antibodies present होते हैं, या फिर on exposure to contagious disease. जब कभी हम किसी कम्युनिकेबल डिजीज के कांटेक्ट में आते हैं, या फिर आफ्टर हैविंग अ इन्फ्लामेटरी इलनेस होने के बाद, या फिर व्हेन रेसिस्टेंस इज लो. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी ऑन एक्सपोजर टू कंटेजियस डिजीज. जब किसी पर्सन में कोई कंटेजियस डिजीज हो जाता है, उस डिजीज होने के बाद उस पर्सन में इम्यूनिटी डेवलप होती है. क्वेश्चन नंबर 16. द नर्स overhears the patient care assistant speaking harshly to the client with dementia. The charge nurse should. एक पेशेंट केयर असिस्टेंट है जो कि डिमेंशिया के क्लाइंट से बहुत कठोरता से बात कर रहा है. इस चीज को नर्स ओवरहियर कर देती है, अनसुना कर देती है. ऐसी सिचुएशन में चार्ज नर्स क्या करेगी? ऑप्शन ए चेंज द नर्सिंग असिस्टेंट्स असाइनमेंट. नर्सिंग असिस्टेंट के असाइनमेंट को बदलेगी. एक्सप्लोर द इंटरेक्शन विद द नर्सिंग असिस्टेंट. नर्सिंग असिस्टेंट के साथ उस पूरे मैटर को एक्सप्लोर करेगी. या फिर डिस्कस द मैटर विद द क्लाइंट्स फैमिली. क्लाइंट की फैमिली के साथ इस मैटर को डिस्कस करेगी. या फिर इनिशिएट द ग्रुप सेशन विद द नर्सिंग असिस्टेंट. नर्सिंग असिस्टेंट के साथ ग्रुप सेशन स्टार्ट करेगी. The right answer of this question is option B, that is explore the interaction with the nursing assistant. जब कोई पेशेंट केयर असिस्टेंट किसी पर्सन से कठोरता से बात करे, मिसबिहेव करे, इस सिचुएशन में नर्स की जिम्मेदारी है कि वो इस सिचुएशन को टेकल करे. लेकिन यहाँ पर उस नर्स ने इस सिचुएशन को नज़रअंदाज किया, अनसुना किया. तो ऐसी सिचुएशन में जो चार्ज नर्स है वो इस पूरे मैटर को नर्स के साथ डिस्कस करेगी कि ये किस वजह से ऐसा किया गया. क्वेश्चन नंबर 17. इम्यूनिटी मीन्स. इम्यूनिटी क्या है? एंटीबॉडीज एंड एंटीजन रिएक्शन. इम्यूनिटी एक एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन है. या फिर ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज अक्रॉस द प्लेसेंटा. मैटरनल एंटीबॉडीज का प्लेसेंटा से ट्रांसफर होना इम्यूनिटी है. या फिर लेवल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ पर्सन टू अ पर्टिकुलर डिजीज. किसी पर्सन में पर्टिकुलर डिजीज के विरुद्ध रेसिस्टेंस इम्यूनिटी है. या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाय इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली इम्यूनिटी. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. इम्यूनिटी का एक्चुअल मीनिंग होता है लेवल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ पर्सन टू अ पर्टिकुलर डिजीज. किसी विशेष डिजीज के खिलाफ व्यक्ति के शरीर में मौजूद ताकत जो उसे उस डिजीज से बचाती है, इम्यूनिटी कहलाती है. क्वेश्चन नंबर 18. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. टोटल प्रोफाइलैक्सिस डोजेज ऑफ विटामिन ए इन चिल्ड्रन. विटामिन ए की किसी बच्चे में कितनी डोजेज दी जाती हैं? 12 डोज, 10 डोज, 9 डोज, 4 डोज. The correct answer of this question is option C. किसी भी बच्चे में विटामिन ए की कुल 9 डोज दी जाती हैं. Let's see the explanation. Total doses are 9. Total amount 17 lakh international unit.
विटामिन ए की कुल 9 डोज दी जाती हैं, जिसके द्वारा हम 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए बच्चे को देते हैं। फर्स्ट डोज जो होती है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होती है और फिर उसके बाद सारी डोजेस जो हैं वो 6 महीने के अंतराल से लगाई जाती हैं 5 साल की उम्र तक, और हर डोज में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए दिया जाता है। विटामिन ए की बच्चों में टोटल 9 डोज लगती हैं। 9 डोजेस के थ्रू हम 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए बच्चे को देते हैं। ये सभी डोजेस 5 साल की उम्र तक लगाई जाती हैं। पहली डोज जो है वो 9 महीने की उम्र पर लगती है, जिसमें हम 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए देते हैं। उसके बाद सेकंड डोज से लेकर आखिरी डोज तक 6 महीने के अंतराल में दी जाती हैं और हर डोज में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म इज। इम्यून मैकेनिज्म का चीफ रेगुलेटर किसे माना जाता है? प्लाज्मा सेल को, हेल्पर टी सेल को, बी लिम्फोसाइट्स को, या फिर सप्रेसर टी सेल्स को? इम्यून मैकेनिज्म का चीफ रेगुलेटर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल्स को हम इम्यून मैकेनिज्म का चीफ रेगुलेटर मानते हैं। CD4 T helper cells serves primarily as a regulators because they secrete cytokinin that stimulate activities of WBC. CD4T सेल्स को, CD4T हेल्पर सेल्स को हम प्राइमरी रेगुलेटर इसलिए मानते हैं क्योंकि इनके द्वारा साइटोकाइनिन का सिक्रीशन किया जाता है और साइटोकाइनिन के द्वारा ही WBC को एक्टिवेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अ होम हेल्थ नर्स इज प्लानिंग फॉर हर डेली विजिट्स। एक होम हेल्थ नर्स है जो कि अपनी डेली विजिट को प्लान कर रही है। विच क्लाइंट शुड द होम हेल्थ नर्स विजिट्स फर्स्ट। नीचे बताए गए क्लाइंट्स में से किस क्लाइंट को सबसे पहले होम हेल्थ विजिट नर्स के द्वारा देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए, अ क्लाइंट विथ एड्स बीइंग ट्रीटेड विथ फॉस्कारनेट। एक क्लाइंट जो कि एड्स से प्रभावित है और उसका ट्रीटमेंट फॉस्कारनेट के द्वारा चल रहा है। या फिर ऑप्शन बी, अ क्लाइंट विथ अ फ्रैक्चर्ड फीमर इन अ लॉन्ग लेग कास्ट। एक क्लाइंट जिसमें फीमर बोन फ्रैक्चर हुई है और लॉन्ग लेग कास्ट लगा हुआ है। या फिर ऑप्शन सी, अ क्लाइंट विथ लैरेंजियल कैंसर विथ अ लैरिंजेक्टोमी। एक क्लाइंट जिसमें लैरेंजियल कैंसर है और लैरिंजेक्टोमी हो रखी है। या फिर अ क्लाइंट विथ डायबिटिक अल्सर्स टू द लेफ्ट फुट। ऐसा क्लाइंट जिसमें लेफ्ट फुट में डायबिटिक अल्सर्स मौजूद हैं। इन चारों में से किस क्लाइंट के पास होम विजिट के लिए सबसे पहले नर्स को जाना चाहिए? प्रायोरिटी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, अ क्लाइंट विथ लैरेंजियल कैंसर विथ अ लैरिंजेक्टोमी। ऐसा क्लाइंट जिसमें लैरेंजियल कैंसर है और उसमें लैरिंजेक्टोमी की गई है, ऐसे क्लाइंट के पास नर्स को सबसे पहले जाना चाहिए। ऐसा क्यों? आइए रैशनल देख लेते हैं। द क्लाइंट विथ लैरेंजियल कैंसर हैज़ अ पोटेंट एयरवे अल्टरेशन एंड शुड बी सीन फर्स्ट। ऐसे क्लाइंट जिनमें लैरेंजियल कैंसर है उनके अंदर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या एयरवे अल्टर होने की चांसेस ज़्यादा हैं। इस वजह से हम नर्स के द्वारा सबसे पहले इस पेशेंट को देखा जाना सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, हेल्पर सेल्स बिलोंग्स टू। हेल्पर सेल्स किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए, मैक्रोफेजेस। ऑप्शन बी, बी सेल्स। ऑप्शन सी, मैक्रोसाइटिक। ऑप्शन डी, टी सेल्स। इंपॉर्टेंट।
The right answer of this question is option D, that is T cells. Helper cells T cells से संबंधित हैं. Question number 22. A client who has been treated for angina is discharged in stable condition. एक क्लाइंट जिसमें एंजाइना डिजीज था, एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन थी, स्टेबल होने के बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है. एट क्लिनिक विजिट ही टेल्स द नर्स ही हैज़ एंजाइनल पेन व्हेन ही हैज़ सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हिज वाइफ. क्लिनिक विजिट के दौरान वो क्लाइंट कहता है कि उसकी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान उसे एंजाइनल पेन होता है. वॉट इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर द नर्स टू मेक. इस सिचुएशन में नर्स के द्वारा क्या रिस्पॉन्स देना सबसे सही माना जाएगा. आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन 1, डू यू हैव एम्बिवेलेंट फीलिंग टुवर्ड्स योर वाइफ. क्या आप में अपनी वाइफ के लिए एम्बिवेलेंट यानी महत्वाकांक्षी फीलिंग्स हैं. ऑप्शन 2, मैनी पर्सन्स विथ एंजाइना हैव लेस पेन व्हेन देयर पार्टनर एज्यूम्स द टॉप पोजीशन. आप कहेंगे कि मोस्टली जो एंजाइना से ग्रसित व्यक्ति हैं उनमें एंजाइनल पेन कम देखा गया है जब उनके पार्टनर्स टॉप पोजीशन में होते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्टिविटी. ऑप्शन 3, बी श्योर दैट यू अटेम्प्ट इंटरकोर्स ओनली व्हेन यू आर वेल रेस्टेड एंड रिलैक्स्ड. आप कहेंगे एज अ नर्स कि आपको उस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए जब आप वेल रेस्टेड और रिलैक्स्ड मूड में हो. ऑप्शन 4, यू माइट ट्राई हैव अ कॉकटेल बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी टू हेल्प यू रिलैक्स. आपको सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले कॉकटेल लेना चाहिए जिससे कि आप रिलैक्स हो सकें. कॉकटेल का मीन्स अल्कोहल. इन चारों ऑप्शंस में आपके द्वारा किस ऑप्शन को सही माना जाएगा. The right option of this question is option 2, reducing his physical activity, reducing the cardiac workload. हम यहाँ पर कहेंगे कि many persons with angina have less pain when their partner assumes the top position. एंजाइना पेक्टोरिस से ग्रसित व्यक्तियों में कम एंजाइना पेन होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स यदि उनका पार्टनर टॉप पोजीशन ले. इसके पीछे का रैशनल ये है कि टॉप पोजीशन में जो पर्सन होगा उसकी एक्टिविटी अधिक होगी और फिजिकल एक्टिविटी अधिक होने की वजह से कार्डियक वर्कलोड बढ़ेगा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी और एंजाइनल पेन होगा. यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेशेंट टॉप पोजीशन ना ले तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, रिड्यूस रहेगी और इस वजह से कार्डियक वर्कलोड भी नहीं बढ़ेगा, ऑक्सीजन की डिमांड भी नहीं बढ़ेगी और पर्सन को एंजाइनल पेन नहीं होगा. दिस रेस्पॉन्स सजेस्ट अ वे दैट कैन एंगेज इन सेक्सुअली विथ मिनिमम स्ट्रेन टू द हार्ट. इस तरह से हम सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान मिनिमम स्ट्रेन हार्ट पर दे सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following nursing actions is required before giving solid food after anesthesia? एनेस्थीसिया देने के बाद जब हम पर्सन को या पेशेंट को सॉलिड फूड देने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें कौन सा नर्सिंग एक्शन परफॉर्म करना चाहिए. ऑप्शन ए, check for bowel sound and passing flatus. Option B, check urine output. Option C, check weight. Option D, check gag reflex. Important question. The right answer of this question is option A, check for bowel sound and passing flatus. सबसे पहली बात, एनेस्थीसिया जब भी आप पेशेंट को दें, एनेस्थीसिया का असर जब तक रहेगा आपको पेशेंट को ना तो लिक्विड देना है ना ही सॉलिड देना है. सबसे पहली बात. दूसरी चीज, पेशेंट को सॉलिड फूड देने से पहले हम उसे लिक्विड फूड देना
पसंद करेंगे या हमेशा देते हैं। और जब भी आप पर्सन को लिक्विड दें तो उससे पहले गैग रिफ्लेक्स आपको चेक करना चाहिए। यदि गैग रिफ्लेक्स मौजूद है तभी आप पेशेंट को लिक्विड सब्सटेंस दें और फिर देखें कि किसी प्रकार की उसको डिस्कम्फर्ट तो नहीं है। ये हुआ लिक्विड का कॉन्सेप्ट। इसके बाद जब आप पेशेंट को सॉलिड फूड देना चाहते हैं तो अस्कल्टेशन को यूज़ करते हुए आप उस पर्सन में ये निश्चित करें कि उसके बाउल साउंड लौट आए हैं और उसने गैस पास कर दी है, तब आप जाकर उस पर्सन को सॉलिड फूड दें। एनेस्थीसिया के बाद सबसे पहले लिक्विड दिया जाता है। लिक्विड कब देते हैं? गैग रिफ्लेक्स चेक करने के बाद। और एनेस्थीसिया पेशेंट में सॉलिड फूड देने से पहले हमेशा हमें बाउल साउंड और पासिंग फ्लैटस को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 24, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम शुड इन्वॉल्व। किसी इन्फेक्शन कंट्रोल टीम की एजुकेशन और ट्रेनिंग में क्या क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइज रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द स्टाफ फॉर इसेंशियल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस। इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन करना। ऑप्शन बी, प्रोवाइड पीरियोडिक रीट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ऑफ स्टाफ। रीट्रेनिंग प्रोग्राम और ओरिएंटेशन ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करवाना। या फिर रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का क्या इम्पैक्ट रहा इस चीज को रिव्यू करना। या फिर ऊपर बताए तीनों ऑप्शंस। The right answer of this question is option D, that is all of the above. इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को ट्रेनिंग और एजुकेशन देने के लिए हम रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित करेंगे। रीट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी आयोजित करेंगे। साथ ही साथ ट्रेनिंग का क्या इम्पैक्ट रहा, कितना प्रभावी ट्रेनिंग रही, इस चीज़ को भी हम रिव्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 इम्पॉर्टेंट। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में आप क्या देंगे? ऑप्शन ए, लिथियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी, क्लोरप्रोमेजिन। ऑप्शन सी, ब्यूप्रोपियोन। या फिर बेंजोडाइजेपिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लिथियम कार्बोनेट। बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में लिथियम कार्बोनेट को इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस ड्रग से अक्सर इस ड्रग की थेराप्यूटिक रेंज के बारे में पूछा जाता है। तो आपको पूछा जाए कि थेराप्यूटिक रेंज क्या है लिथियम ड्रग की, तो आपको बताना है 0.6 से 1.2 mmol पर लीटर। 0.6 to 1.2 mmol per liter is a normal therapeutic range of lithium। थेराप्यूटिक रेंज वह रेंज होती है जिस रेंज में यदि दवा व्यक्ति के शरीर में मौजूद है तो उसके साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 26, रेटिनॉल इज ऑल्सो नोन एज। रेटिनॉल को आप और किस नाम से जानते हैं? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई। द राइट आंसर इज, आई होप यू ऑल नो दैट, ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन ए को आप रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ए हमारे आंखों के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन है। विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल। विटामिन D2 का केमिकल नाम है कैल्सीफिरॉल। विटामिन D3 का केमिकल नाम है एर्गो कैल्सीफिरॉल। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हाइट मेजरमेंट ऑफ 2 years ओल्ड चाइल्ड इज डन बाय। यदि आपको 2 साल के बच्चे की लंबाई को मापना है, हाइट को मापना है, तो आप नीचे बताए गए ऑप्शंस में से किसका इस्तेमाल करेंगे? इन्फेंटोमीटर, स्टेंडियोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, गोनियोमीटर।
The right answer is option B, स्टेंडियोमीटर. स्टेंडियोमीटर बच्चों की, चाइल्ड की हाइट को मेजर करने का इक्विपमेंट है. फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का रिच सोर्स क्या है? आंवला, एप्पल, गुआवा, बनाना. Important. The right answer is option A, amla. All citrus fruits are and vegetables are chief source of vitamin C like amla, lemon, नारंगी, ऑरेंज, एक्सेट्रा. जितने भी सिट्रस फ्रूट्स या वेजिटेबल्स यानी जितने भी खट्टे फल होते हैं, उन सभी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. और यहाँ दिए गए ऑप्शंस में से रिचेस्ट सोर्स की बात करें तो आंवला विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है. इसके अलावा लेमन, नारंगी, ऑरेंज आदि में भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. अ क्लाइंट विथ COPD complains of headache and a racing heart. He is also restless and somewhat confused. एक COPD का पेशेंट है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का पेशेंट है. वो आपके पास आकर कहता है कि उसे हेडेक है, उसका हार्ट तेजी से धड़क रहा है और थोड़ा बहुत वो कंफ्यूज भी दिखता है. तो इस सिचुएशन में आप एज अ नर्स उस पेशेंट में कौन सी प्रॉब्लम होने का अंदाजा लगाएंगे? ऑप्शन ए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ऑप्शन बी, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस. ऑप्शन सी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ऑप्शन डी, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. The right answer of this question is option A, respiratory acidosis. ऑलमोस्ट आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ रेस्पिरेशन से संबंधित है. तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम होगी, अल्ट्रेशन होंगे, वो रेस्पिरेटरी पैटर्न में ही होंगे. तो यहाँ पर मेटाबॉलिक होने का तो चांस बिल्कुल ही नहीं है. और COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से CO2 रिटेंशन हो रहा है, तो वहाँ पर एसिडोसिस होने की संभावना पूरी है. आइए इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं. हेडेक, टैकीकार्डिया, रेस्टलेसनेस एंड कंफ्यूजन आर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फॉर विच अ क्लाइंट विथ COPD इज एट रिस्क. हेडेक, टैकीकार्डिया, रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, ये सभी इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि COPD के पेशेंट में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने पर देखे जाते हैं. Other signs and symptoms include dyspnea, tachypnea, diaphoresis, anxiety, progression to lethargy, ventricular dysrhythmias, dilated facial and conjunctival blood vessels, cyanosis, coma. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के मुख्य साइंस को हमने देख लिया. इसके अलावा डिस्पनिया, टैकिपनिया, डायफोरेसिस, एंजाइटी प्रोग्रेसिंग टू लिथार्जी, वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया, डायलेटेड फेशियल एंड कंजक्टिवल ब्लड वेसल्स, साइनोसिस एंड कोमा आदि भी पर्सन में देखने को मिलेगा. फ्रेंड्स, आप चाहें तो हमें अदर सोशल मीडियाज़ लाइक फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. आपको इनका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल पर हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस एग्ज़ाम MCQs पोस्ट किए हैं. साथ ही साथ वीडियोस की PDF भी आपको वहीं पर मिलेगी. इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन अस ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स. So everyone, this was all about today's video. I hope you will definitely got benefit after this video, and thanks for watching. Please like, share, subscribe. All the best.